चाचा जी मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको तो पता ही है मोहित और अंकित कभी नहीं होने देंगे। आप प्लीज कैसे भी करके मेरा एडमिशन करा दीजिए, मुझे ग्रेजुएशन करनी है। इस पूरे घर में सुरेश ही तो है जो महिमा का ख्याल रखता है। महिमा की बात मानकर सुरेश चुपचाप उसका एडमिशन करवा देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश बैठक पर बैठा हुआ होता है। अचानक रामू काका वहां आते हैं। अरे सुरेश, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। हाँ हाँ काका बताइए। वैसे आप आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते। कहीं दुकान पर ही रहना शुरू कर दिया है क्या? अरे हाँ, बस थोड़ा काम ज्यादा था। दुकान पर 2 वक्त ही नहीं मिलता था। वैसे मैं ये कह रहा था कि महिमा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा परिवार है, बिटिया को खुश रखेंगे, कोई मांग भी नहीं है, तू बस हाँ कर दे। काफी सोचने के बाद सुरेश बिना घर वालों से पूछे रिश्ता पक्का कर देता है और घर आकर वो सबको ये बात बताता है। देखो महिमा, बेटा लड़का बहुत अच्छा कमाता है, पर जॉइंट परिवार है, 2 फैमिली एक साथ रहती है। तेरे 4 देवर हैं, 2 सास और 2 ससुर। मैं चाहता हूं कि तू यहाँ पर, तुझे माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन तेरी सास तुझे माँ की तरह प्यार करे। बाकी तू मेरी इज्जत का हमेशा ख्याल रखेगी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। महिमा को इस तरह समझाकर सुरेश वहां से चला जाता है। लेकिन सुरेश को यह कहते हुए कि उसके 4 देवर हैं, उसके भाई बहन सुन लेते हैं और उसके जाने के बाद अंकित और मोहित महिमा को चिढ़ाने लगते हैं। अरे दीदी, यहाँ तो हम 2 भाई हैं, लेकिन वहां तेरे 4 देवर हैं। अरे जरा सोचो, जब आपसे हम ही नहीं झेलते तो उन चारों को कैसे झेलोगी? चारों की अलग अलग फरमाइशें पूरा दिन काम करती रहना। और हाँ, वहाँ तो 12-15 लोग हैं खाने वाले, तब याद आएगी तुझे चाची। अरे यहाँ पर तो 4 लोगों का खाना बनाने में ही तुझे मौत आती है, वहाँ पर इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी? और बेटा कुछ भी कहो, सास तो सास ही होती है, और फिर वहाँ तो तेरे चाचा भी नहीं आएंगे तुझे बचाने। सब लोग मिलकर महिमा को डरा देते हैं। वो ये सब सुनकर घबरा जाती है और मन में सोचने लगती है, हे भगवान, क्या सच में मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है? यहाँ 2 भाइयों को झेल रही हूँ, वहाँ 4 देवर और इतना बड़ा परिवार, क्या होगा मेरा? इसी चिंता में दिन बीत जाते हैं। सुरेश लड़के वालों से मिलकर शादी पक्की कर देता है। शादी की तैयारी में अभी 8 दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और फाइनली निखिल और महिमा की शादी हो जाती है। आज महिमा का गृह प्रवेश है। दरवाजे पर पिंकी और पूनम आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। पूनम, बहू की आरती करो और कलश गिरवाकर अंदर प्रवेश करवाओ। तभी रोहित, राहुल सब एक साथ बोलते हैं, नहीं रुकिए, हमने भाभी के लिए कुछ सोच रखा है। हाँ मम्मी, ताई जी, बस 1 मिनट, 1 मिनट। अभी नहीं, अरे पहले हमारी शर्त पूरी होगी, उसके बाद ही भाभी के अंदर एंट्री होगी। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो चारों देवर एक एक करके अपनी हथेलियां आगे बढ़ाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, इनका प्लान तो समझो, लगता है ये अपनी नई भाभी को कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। पूनम महिमा की आरती करती है और कलश गिराकर अंदर प्रवेश करवाती है। चारों देवर महिमा के कदम अपने हाथों पर रखते हुए उसे अंदर ले जाते हैं। इस तरह धूमधाम से और प्यार के साथ महिमा का ससुराल में गृह प्रवेश होता है। उसकी चाची सासू से प्यार से उसके कमरे तक छोड़कर आती हैं। भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही? मेरे देवर इतने अच्छे हैं, और एक मेरे भाई थे जिन्होंने कभी मुझे बहन होने का एहसास ही नहीं करवाया। मुझे तो उस घर में नौकरानी जैसा ही लगता था। महिमा ये सोचकर खुश हो ही रही होती है कि तभी निखिल आता है। लाइट बंद करके जल्दी से सो जाना, मुझे लेट सोने की आदत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। निखिल का व्यवहार थोड़ा सा रूड होता है, जिसकी वजह से महिमा को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो जल्दी अपना लहंगा बदलकर सो जाती है। अगली सुबह होती है। महिमा तो वैसे ही अपने मायके में इतना काम करती थी कि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। वो सुबह जल्दी से उठकर नहाती है और एक प्यारी सी गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर हॉल में आती है, जहां पर उसके सास ससुर सब लोग बैठे हुए थे। सबके पैर छूकर हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। महिमा, तुम्हारे आने से तो घर में रौनक लग गई है। सच में हमारा तो परिवार अब शुरू हुआ है। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। जरा सोचो, अभी तो एक ही है, जब घर में 5 बहुएं आ जाएंगी तो आपका मन लगेगा। हाँ बस, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, तब होगा मेरा परिवार पूरा। सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। मम्मी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो बताओ मैं क्या बनाऊं? बेटा, रसोई में जाकर देखो और जो तुम्हें बनाना आता हो जाकर बना लो। पिंकी महिमा को रसोई में भेज देती है और पीछे दोनों देवर देवरानी एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगती हैं।
जैसी महिमा रसोई में जाती है उसके चारों देवर मास्टर शेफ वाली टोपी लगाकर और एप्रन पहनकर खाना बनाने लगे हुए हैं। ये सब देखकर महिमा हैरान हो जाती है। अरे देवर जी, आप लोग ऐसे खाना क्यों बना रहे हो? अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बता दो आपको क्या चाहिए। तभी रोहित महिमा के पास आता है। मेरी प्यारी प्यारी भाभी, मम्मी ने कहा है कि आप इस मीठे में चम्मच चला दो तो ये आपके हाथ से बना हुआ माना जाएगा। और नहीं तो क्या, मैं अपनी नई नई बहू से इतना काम कराऊंगी क्या? तुम यहाँ आकर बैठो, वैसे भी आज ये तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। महिमा के चारों देवर और दोनों सासें उसे एक भी काम नहीं करने देते और उसे सोफे पर बैठा देते हैं। थोड़ी देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों देवर मिलकर खाने को टेबल पर सर्व करते हैं। मैं बड़ा हूं तो पहले भाभी मेरे बनाए हुए स्पेशल कड़ी चावल टेस्ट करेंगे। भाभी टेस्ट करके बताओ तो। नहीं, पहले मीठा खाना चाहिए। ये देखो भाभी, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शुरुआत तो रोटी से ही होती है। देखो ना, मैंने रुमाली रोटी बनाई है। दीपक की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। अरे भैया, बिना सब्जी की रोटी कैसे खाई जाएगी? भाभी देखो, मैंने मिक्स वेज और मिक्स वेज का रायता बनाया है, आप पहले ये चेक करो। अरे भाई, तुमने तो बहू को कंफ्यूज कर दिया। तुम लोग एक काम करो, इसकी थाली तैयार कर दो, ये तुम्हारा बनाया हुआ थोड़ा थोड़ा खाना खा लेगी। चारों देवर थोड़ा थोड़ा सा सारा खाना महिमा को परोस देते हैं। महिमा को पहले दिन ही अपने ससुराल में इतना प्यार मिलता है जितना कि उसे अपने मायके में 25 साल में भी नहीं मिला था। इधर घर वाले उस हलवे को भी टेस्ट करते हैं जिसमें महिमा ने चम्मच चलाया था और उसकी खूब तारीफ करते हैं और बाद में उसे शगुन भी देते हैं। लेकिन निखिल इन सब काम में बिल्कुल चुप बैठा है, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और राहुल, तुम्हारे भैया इतना कम क्यों बोलते हैं और ये चुप चुप क्यों रहते हैं? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भैया तो बहुत बोलते हैं, बस थोड़ा काम का प्रेशर चल रहा है ऑफिस में कोई नई डील के चक्कर में। वैसे आप क्यों पूछ रही हो? भैया आपसे बात नहीं करते हैं क्या? नहीं, बस थोड़ा बिजी रहते हैं अपने काम में तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। वैसे बताओ तो तुम्हारे भैया को खाने में क्या पसंद है? राहुल समझ जाता है कि निखिल भैया महिमा को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए वो महिमा की हेल्प करता है और उसे निखिल के मनपसंद खाने के बारे में बताता है। महिमा रसोई में जाकर निखिल की पसंद के राजमा चावल और मटर पनीर मसाला बनाती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। भैया, आज आप अपना फेवरेट खाना खा रहे हो, फिर भी तारीफ नहीं कर रहे हो। भाभी ने खास आपके लिए बनाया है। हाँ, सही बना है, मतलब अच्छा बना है। महिमा के साथ साथ उसके चारों देवर को भी निखिल के इस व्यवहार की वजह से थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो महिमा को फील नहीं होने देते। तभी वो आपस में प्लानिंग करते हैं और शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। महिमा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी चारों एक साथ जाकर धावा बोलते हैं। हमें पता था आप यहीं पर बैठी हुई बोर हो रही होंगी, तभी तो हमने आज घूमने का प्लान बनाया। देखो भैया तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो आज हम चलते हैं घूमने के लिए। अरे पर मम्मी से तो पूछ लूं मैं। मेरी प्यारी भाभी, हमने सबसे परमिशन ले ली है, आप बस फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाइए, हम कार में इंतजार कर रहे हैं आपका। महिमा तैयार होकर नीचे जाती है। चारों देवर उसको घुमाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। पहले ये लोग शॉपिंग करते हैं। देखो भाभी, ये ब्लू कलर आप पर कितना सूट कर रहा है, और आपको पता है भैया का फेवरेट कलर भी ब्लू है। जब आप भैया के सामने ये साड़ी पहनकर रहोगी तो भैया तो आपके फैन हो जाएंगे। अभी राहुल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी सावन महिमा के लिए बहुत सुंदर खूबसूरत चूड़ियां लाता है और रोहित झुमके, जबकि दीपक हील लेकर आ रहा है। अरे भाई रहने दे, भाभी को गिराएगा क्या इतने ऊंचे सैंडल पहनाकर? भाभी आप ये देखो कितने प्यारे झुमके लग रहे हैं। और ये चूड़ियां ये आपकी साड़ी से भी मैच कर रही हैं। चारों अपनी पसंद का सामान महिमा को दिलाते हैं। इस तरह खूब सारी शॉपिंग करने के बाद वो लोग बाहर खाना खाते हैं। गोलगप्पे, आइसक्रीम, सब चीजें ट्राई करते हैं और बाद में घर आ जाते हैं। अपने देवर का इतना अच्छा व्यवहार देखकर महिमा बीते दिन याद करती है। चाची, मेरे भी कपड़े सारे फट गए हैं, मेरे लिए भी एक सूट बनवा दो प्लीज। अरे इतने फालतू के कपड़े नहीं है हमारे पास, और ना ही पैसे हैं जो तेरे लिए भी बनवा दें। हाँ बिल्कुल, दिवाली पर पिछले साल से होगा तुम्हारा एक सूट, तुम बस वही पहनो। वैसे भी अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हें कहाँ जाना है? महिमा के सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन सविता मार्केट जाकर अपने बच्चों के कपड़े खरीद लेती है और उसके लिए कुछ भी नहीं लाती। मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे देवर मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। सच में मेरे देवर तो मेरे भाइयों से भी अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं और नखरे उठाने वाले देवर मिले हैं मुझे। थैंक यू भगवान जी। महिमा आज का दिन अच्छे से एंजॉय करती है। वो मन में आता है वो सारी चीज करती है जिन्हें वो अपने मायके में सोचती है। उसके चारों देवर उसके खूब नखरे उठाते हैं। घर आकर वो अपनी सास को सारी शॉपिंग दिखाती है।
सब बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। आज निखिल भी अपने ट्रिप से वापस आने वाला है। राहुल, पता है भैया भाभी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि भाभी को आज पार्लर ले जाऊं और वहां से अच्छे से तैयार करके लाऊंगा, शायद भैया का दिल पिघल जाए। इस तरह प्लान करके राहुल महिमा को लेकर जाता है, जहां पर उसका फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर कट कराता है और वो खूबसूरत सी साड़ी, मैचिंग झुमके, चूड़ियां सब पहनकर सब महिमा तैयार होती है। तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं वैसे ही निखिल का भी आना होता है। जैसे ही निखिल की नजर महिमा पर पड़ती है वो उसे देखता ही रह जाता है। वहीं महिमा शर्म से नजरें झुका लेती है, लेकिन फिर निखिल अपने खड़ूसपन में घर में चला जाता है। आप कैसे हो? मैंने इन 2 दिनों में आपको बहुत याद किया। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? कैसी लग रही हूं मैं? अरे बाबा, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ जवाब कैसे दूंगा? और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और हाँ, तुमने उस दिन जो खाना बनाया था ना, वो भी सच में बहुत प्यारा था। मैं थोड़ा काम की वजह से तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। दरअसल निखिल का ये बदला हुआ बिहेवियर रोहित की वजह से। उसी ने फोन करके उसे बताया था कि भाभी उसके बिना बहुत परेशान हो रही हैं, और ये भी कि मायके में उसे कभी मन का प्यार नहीं मिला और आपकी वजह से वो थोड़ी परेशान रहती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आज निखिल पहली बार महिमा से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, तो वो बहुत खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महिमा कमरे की सफाई कर रही होती है। अचानक उसका ध्यान लॉ की किताबों पर पड़ता है, जिन्हें उठाकर वो पढ़ने लगती है। तभी कमरे में रोहित आता है। अरे भाभी, ये किताबें पसंद है क्या आपको? आपको पढ़ना है? वैसे मैंने कभी पूछा नहीं आपसे कि आप कितना पढ़ी हो और आप क्या करना चाहती थी। महिमा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं LLB करके एडवोकेट बनूं, लेकिन 2nd ईयर में ही मेरी शादी हो गई और अब शादी के बाद तो आपको पता ही है। भाभी, शादी के पहले और बाद में क्या होता है ये सब छोड़ो। अगर आप पढ़ना चाहती हो तो आप पढ़ सकती हो और मैं आपको ये मदद करूंगा। रोहित सभी घर वालों से कहता है कि महिमा का एडमिशन अपने कॉलेज में करा देते हैं। दोनों देवर भाभी साथ में पढ़ने जाते हैं और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। आज फाइनली LLB का रिजल्ट आता है, जिसमें महिमा ने टॉप किया है। वहीं 2nd पोजीशन रोहित की है। सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अरे वाह महिमा, तुमने तो कमाल कर दिया। रोहित तुम्हें गाइड करता रहा और तुम इससे ही 1 नंबर आगे ले आई। और क्या, मेरी बहू किसी से कम थोड़ी है। जाओ पूनम, बेसन के लड्डू लाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, सबका मुंह मीठा करवाओ और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाओ। पूरा परिवार महिमा के पास होने की खुशी को सेलिब्रेट करता है। तभी पड़ोसन शोभना घर आती है। पिंकी, सुना है तुम्हारी बहू ने LLB में कॉलेज टॉप किया है? सच में कमाल कर दिया तुम्हारी बहू ने तो। हाँ बिल्कुल, हमारी बहू है ही लाखों में। पड़ोसन महिमा की बहुत तारीफ करती है और इस तरह थोड़ी देर बाद करने के बाद वो चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था इसे सिर पर मत चढ़ाओ, लेकिन तुम तीनों माँ बेटे ने मेरी नहीं सुनी। कहाँ है बताओ? अब कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? कहाँ से करूं? कोई भी वकील इस केस को लड़ने को पकड़ने को तैयार नहीं है। पापा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। पता नहीं कैसे मेरे बैग में ये सब मिला। रिया के आवारा दोस्तों ने उसे ड्रग के केस में फंसा दिया है। मामला इतना गंभीर है कि शहर का कोई भी वकील उसका केस नहीं ले रहा था। इधर परिवार में सब चल रहा था और उसी दिन निखिल महिमा के साथ उसके मायके आता है। सबको ऐसी परेशानी में देखकर महिमा घर वालों को बता देती है कि उसने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और वो एडवोकेट बन गई है। सुनते ही सविता की सांस में सांस आती है। बेटा, तू ही अब रिया की जिंदगी बचा सकती है। रिया की जिंदगी अब तेरे हाथों में। तेरी छोटी बहन है तो उसकी मदद करेगी ना। सविता हाथ जोड़कर महिमा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तभी निखिल उन्हें समझाता है और महिमा को यह केस लेने के लिए कहता है। महिमा रिया का केस हैंडओवर करती है और घर वालों को दिलासा देकर अपने ससुराल आ जाती है। निखिल, हमने चाचा चाची को तो कह दिया, लेकिन मैं अकेले इतने सारे सबूत कहाँ से इकट्ठा करूंगी? तुम टेंशन मत लो, जिनका नाम वो बता रही थी मैं सबको जानता हूँ। इस पूरे ग्रुप को भी मेरा दोस्त है, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। इस पूरे केस को सॉल्व करने में निखिल महिमा की पूरी मदद करता है। फाइनली निखिल अपने दोस्तों को कोर्ट में लेकर आता है, जहां पर रिया, चाचा चाची, अंकित, मोहित सब आ रहे होते हैं। अब आगे उन दोस्तों को भी कोर्ट में बुलाया जाता है जिन्होंने चालाकी करके बैग में ड्रग्स डाल दिए थे। महिमा सारे सबूत कोर्ट में पेश कर देती है जो निखिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इकट्ठे किए हुए हैं, और लास्ट में वो CCTV फुटेज दिखा देती है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसके दोस्तों ने ही रिया के बैग में ड्रग्स डाले थे, जबकि रिया को तो उन सब के बारे में पता ही नहीं था। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रिया, डॉटर ऑफ सुरेश, को झूठी साजिश में फंसाने की कोशिश की गई है। इस तरह महिमा केस जीत जाती है। उसका पूरा परिवार और ससुराल भी खुश होता है कि ये उसका पहला केस था और वो पहले केस में ही जीत गई।
तभी मोहित, अंकित और सविता गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर महिमा से कहते हैं, महिमा बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ी है। हाँ दीदी, सच में मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह अंकित और मोहित भी महिमा से माफी मांगते हैं। हमें पता है हमारी गलती माफी के लायक नहीं है और आपके देवर आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हमसे अच्छे तो वही हैं जो आपको भाई वाला प्यार देते हैं। हम बदनसीब अपनी बहन को नहीं पहचान पाए, हो सके तो हमें माफ कर देना। सबको इस तरह अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए देखकर सुरेश को बहुत खुशी होती है। फाइनली महिमा सबको माफ कर देती है। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और आज महिमा पूरे दिल से खुश है।